हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट EAFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र चैप्टर कॉस्ट एनालिसिस लागत विश्लेषण सब पॉइंट बिजनेस व्यू ऑफ कॉस्ट व्यावसायिक दृष्टिकोण से लागतें। तो व्यावसायिक दृष्टिकोण में जो लागतें आती हैं उसका अध्ययन हमें करना है। व्यवसाय में कौन कौन सी लागतें हैं, किन किन की हम परिभाषा दे सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी लागतें जो हमारी नज़र में बहुत पुरानी होती हैं, कुछ बहुत नई होती हैं, कौन सी परिवर्तनशील है, स्थायी लागतें हैं, तो इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर आती है वृद्धिमान एवं धसी लागतें, इंक्रीमेंटल एंड संक कॉस्ट। जब एक फर्म की अपनी व्यावसायिक क्रियाओं के स्तर अथवा प्रकृति में परिवर्तन करने से जो अतिरिक्त लागतें आती हैं उन्हें परिवर्तनशील वृद्धिमान लागत कहते हैं। अर्थात बिजनेस में यदि हमें कोई चेंज करना होता है और बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए जो कॉस्ट यूज की जाती है उसे हम वृद्धिमान लागतें कहते हैं। उत्पत्ति के क्षेत्र में नई वस्तु सम्मिलित करने, पुरानी मशीन के स्थान पर नई मशीन लगाने अथवा प्रचलित वितरण के माध्यम से बदलने आदि के कारण वर्तमान लागत में आई वृद्धि को वृद्धिमान लागत कहा जाता है। अब धसी लागतें क्या होती हैं? ऐसी लागतें जिन पर व्यावसायिक क्रियाओं के स्तर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी लागतें जिन पर व्यावसायिक क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा वे उत्पादन के सभी स्तरों पर समान बनी रहती हैं। यदि कुछ समय के लिए इन व्यावसायिक क्रियाओं को बंद कर दिया जाए तो भी ये लागतें जो कि तो बनी रहती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे समय के कारण ह्रास, अप्रचलन की हानि, भवन का किराया, ऋण पर ब्याज, बीमा प्रीमियम, स्थायी कर्मचारियों का वेतन और उनके समाज कल्याण के लिए किए गए वे ये सारे के सारे जो खर्चे होते हैं ये धसी हुई लागतें कहलाती हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर 2 आता है विगत अथवा भावी लागतें, पास्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट। ऐसे सभी व्ययों एवं खर्चों को जो वास्तविक हों, जिनका भुगतान कर दिया गया हो एवं जिनकी वित्तीय लेखों में प्रविष्टियाँ कर दी गई हों, उन्हें विगत अथवा भूतकालीन लागतें कहते हैं। भूतकालीन लागतें का तात्पर्य जिनका भूतकाल में पूर्ण रूप से निपटारा कर दिया गया हो। एक फर्म के उत्पादन के संबंध में निर्णय करने में ऐसी लागतों का विश्लेषण फर्म के संगठन के लिए अत्यंत आवश्यक है ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि लागतें अनुमानित लागतों से कम है अथवा अधिक। उसके बाद आता है हमारे पास में भावी लागतें या भविष्य लागतें। भविष्य लागतों का तात्पर्य पूर्वानुमान लागतों से है जो फर्म द्वारा भविष्य की किसी अवधि में वहन की जानी है, अर्थात वहन की जाएंगी। इन लागतों का प्रबंधकीय निर्णयों में बहुत बड़ा महत्व होता है क्योंकि फर्म का संगठन इन लागतों का पूर्वानुमान करके लागतों को कम करने का प्रयास करता है। भावी लागतों का प्रयोग अनेक क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे आय पूर्वानुमान, लागत नियंत्रण, पूंजी व्ययों का मूल्यांकन, नए उत्पादों के विस्तार कार्यक्रम पर नियंत्रण, लाभ पूर्वानुमान और कीमत संबंधी निर्णयन आदि जो पूर्व में ही इनका आभास लगा लिया जाता है, इसे पूर्वानुमान लागतें भी कह सकते हैं या भविष्यकालीन लागतें कहते हैं। नंबर 3 आता है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लागतें, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। प्रत्यक्ष लागतें वे लागतें होती हैं जो निर्बाध रूप से किसी एक वस्तु अथवा एक भाग अथवा एक प्रक्रिया से संबद्ध होती है। जैसे यदि किसी क्षेत्र के आधार पर लागतों की गणना की जाए तो एक क्षेत्रीय प्रबंधक का वेतन प्रत्यक्ष लागत कहा जाता है। अप्रत्यक्ष लागतें वे लागतें होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से किसी विभाग, प्रक्रिया अथवा वस्तु से संबंधित नहीं होती हैं बल्कि इनका भुगतान एक साथ चुकाया जाता है। जैसे अनेक वस्तुओं के सामूहिक विज्ञापन का व्यय अप्रत्यक्ष लागत होता है, संगठन व्यय, प्रबंधकीय कार्यालय का व्यय। ये भी तो आप कह सकते हैं कि जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर हमारे पास आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। ये सारे प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं। उदाहरण के लिए क्या होता है कि एक फैक्ट्री के अंदर 10 मशीनें लगी होती हैं और उन 10 मशीनों पर 8-8 घंटे की शिफ्ट के हिसाब से 10 वर्कर जो मशीन मैन होते हैं वो काम करते हैं। तो 8-8 घंटे प्रत्येक मशीन मैन उसमें काम करता है।
तो उसको जो भुगतान किया जाता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। और इन 10 मशीनों के ऊपर एक सुपरवाइज़र लगा दिया जाता है और वो सुपरवाइज़र सिर्फ इनकी देखरेख करता है। तो उस सुपरवाइज़र को 12 घंटे का टाइम दिया जाता है, अर्थात वह 12 घंटे इस शिफ्ट में काम करेगा और ये जो मैकेनिक होते हैं ये 8 घंटे शिफ्ट में काम करेंगे। तो ऐसे में उस सुपरवाइज़र को भुगतान किया गया वेतन इस सभी मशीनों के लिए और आगामी जो शिफ्ट होगी उसकी मशीनों के लिए भी काम करना पड़ेगा। तो ऐसे वर्कर का भुगतान किया जाता है, वो भुगतान इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डिवाइड किया जाता है। नंबर 4 आता है, नंबर 4 आता है सामूहिक उत्पादन लागतें, कॉमन प्रोडक्ट कॉस्ट। व्यवहार में यह देखा गया है कि कुछ उद्योगों के अंतर्गत एक ही कच्चे माल तथा एक ही उत्पादन प्रक्रिया से एक साथ 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का उत्पादन हो जाता है या करते हैं या करना भी पड़ता है। वस्तुओं के उत्पादन की सामूहिक प्रक्रिया की समाप्ति पर इन वस्तुओं को अलग अलग पहचाना जा सकता है। जिस बिंदु पर सामूहिक उत्पादन से उत्पादित वस्तुएं पृथक रूप से पहचानी जाती हैं उस बिंदु को विच्छेद बिंदु स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहा जाता है। इस प्रकार विच्छेद बिंदु तक वहन की गई लागतें सामूहिक लागतें कहलाती हैं। नंबर 5 रोकड़ी एवं पुस्तकीय लागतें, आउट ऑफ पॉकेट एंड बुक कॉस्ट। रोकड़ी या जेब से लागतों का आशय ऐसी लागतों से जिनके लिए वर्तमान में नकद या रोकड़ी भुगतान करना आवश्यक हो जाता है या भुगतान कर दिया गया हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कच्चे माल को क्रय करने में व्यय, मजदूरी का भुगतान, बिल्डिंग का किराया आदि सारे के सारे रोकड़ी लागतें होती हैं। पुस्तकीय लागतें भी होती हैं जिनका फर्म को वर्तमान में नकद भुगतान नहीं करना पड़ता है, जैसे ह्रास, डेप्रिसिएशन। पुस्तकीय लागतें हैं जिसे केवल वही खाते में दिखाया जाता है। उसके बाद नंबर 6 आता है नियंत्रणीय एवं अनियंत्रणीय लागतें, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ऐसी लागतें जो प्रबंध एवं संगठन के नियंत्रण में रहती हैं उसे नियंत्रणीय लागतें कहते हैं। सामान्यतः ऐसी लागतों में प्रत्यक्ष अथवा परिवर्तनशील लागतें शामिल होती हैं जो नियंत्रण में आ सकती हैं। अनियंत्रण लागतें वो होती हैं जिनके ऊपर प्रबंधक के संगठन का नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल होता है और प्रबंधक उस लागत के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसे अनियंत्रणीय लागत कहते हैं। नंबर 7 आता है ऐतिहासिक एवं प्रतिस्थापन लागतें, हिस्टोरिकल एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ऐतिहासिक लागत से आशय किसी संपत्ति को मूल लागत से होता है, किसी संपत्ति की मूल लागत से होता है, अर्थात जब किसी संपत्ति को क्रय किया जाता है तो उसके लिए जो मूल्य चुकाया जाता है उसी को ऐतिहासिक लागत कहा जाता है। जैसे कि संपत्ति की ह्रास की गणना करना भी अपने आप में ऐतिहासिक लागत के अंतर्गत शामिल की जा सकती है। किसी संपत्ति या प्लांट के बदले में उसी प्रकार की दूसरी संपत्ति या प्लांट के क्रय मूल्य को ही प्रतिस्थापन लागत कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि वर्तमान संपत्ति को बेचकर उसी प्रकार की नई संपत्ति क्रय करने के लिए जितनी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होती है उसे प्रतिस्थापन लागत के नाम से पुकारा जाता है। इसमें प्रतिस्थापन लागत को ही ह्रास का आधार बनाया जाता है। नंबर 8 आवश्यक एवं स्थगन योग्य लागतें। आवश्यक लागतें जो हमें करनी होती हैं और स्थगन लागतें उसे हम भविष्य के लिए छोड़ देते हैं। ऐसी लागतें जो प्रत्येक फर्म में उत्पादन कार्य, विक्रय, वितरण कार्य को चालू रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं, जिसका प्रयोग स्थगन संभव नहीं होता है, अत्यावश्यक लागतें कहलाती हैं। जैसे कच्चा माल, श्रम, ईंधन, उत्पादन व्यय, कार्यालय ऊपरी व्यय तथा वितरण एवं विक्रय संबंधी ऊपरी व्यय, ये सारे के सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिनके अभाव में सेलिंग सिस्टम हमारा डगमगा जाता है। तो इसको करना अनिवार्य होगा, तभी हम सेल्स करेंगे और सेल्स करने से इनकम हो सकती है। प्रत्येक फर्म में कुछ लागतें ऐसी होती हैं जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर कुछ समय के लिए स्थगित किया भी जा सकता है। इनके स्थगन का व्यावसायिक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें स्थगन योग्य लागतें कहते हैं। जैसे भवन की मरम्मत बाद में करा लेंगे, रंगाई पुताई, पुराने फर्नीचर को बदलकर नया लगाना, फर्नीचर नया लाना,
और श्रम कल्याण योजनाओं पर आदि पर खर्च करना, ये जो लागतें होती हैं इनमें उत्पादन प्रक्रिया में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके लिए इन लागतों को हम भविष्य के लिए कुछ समय के लिए टाल भी सकते हैं और स्थगित कर सकते हैं। नंबर 9, धसी, तालाबंदी एवं कार्य परित्याग लागतें। भूतकाल में किया गया ऐसा व्यय जिसे वर्तमान में बदला नहीं जा सकता है उसे धसी या डूबी लागतें कहा जा सकता है। जैसे भूतकाल में यदि ऐसा प्लांट खरीद लिया गया हो जिसकी वर्तमान अथवा भविष्य में कोई आवश्यकता न हो, तब उस प्लांट पर की गई व्यय की राशि को धसी हुई लागतों में शामिल किया जा सकता है। वे लागतें जो स्वामी द्वारा कुछ समय के लिए उत्पादन कार्य को बंद कर देने की दशा में फर्म को वहन करनी पड़ती हैं, वे तालाबंदी लागतें कहलाती हैं। जैसे प्लांट एवं मशीनरी को सुरक्षित रखने के लिए किया जाने वाला व्यय, उत्पादित माल के भंडार करने पर व्यय आदि। उसके बाद आता है, यदि किसी प्लांट को सदैव के लिए बंद कर दिया जाता है तो ऐसे प्लांट को हटाने अथवा अन्यत्र स्थानांतरित करने की लागत को कार्य परित्याग की लागत में शामिल किया जा सकता है। नंबर 10, लेखा एवं आर्थिक लागतें। अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। फर्म के लाभ हानि खाते में जिन लागतों का पता चलता है उन्हें लागत लेखा लागतें कहा जाता है। आर्थिक लागतों का आशय ऐसी लागतों से जो अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से उपयोगी होती हैं, जैसे उत्पादन कार्य में प्रयुक्त स्वयं की बिल्डिंग का किराया, ये आर्थिक लागतों के अंदर शामिल होता है। धन्यवाद।